यूपी की रिवॉल्वर रानी। कल उत्तर प्रदेश में एक वीडियो सामने आया और फिर पूरे देश में यह सुर्खियां बटोरता रहा। एक लड़की एक पेट्रोल पंप पर मामूली कहासुनी में सीधे कार के पास पहुंची, कार से रिवॉल्वर निकालकर लाई और सामने वाले के सीने पर तान दी। दावा है कि रिवॉल्वर लोडेड थी। दिल्ली से लखनऊ तक इस वीडियो पर हड़कंप मचा। लोग सोशल साइट्स पर लिखने लगे कि क्या यही है कानून व्यवस्था यूपी की? इतनी हिम्मत की छोटी सी झड़प पर रिवॉल्वर निकालकर सीने पर तान दी जाएगी। कल खबर चली और कल से ही योगी राज की पुलिस पीछे पड़ गई और उसके बाद से रिवॉल्वर रानी, जिसका असली नाम अरीबा खान बताया जा रहा है, अंडरग्राउंड है। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्यों, क्या हुआ, निकल गई हेकड़ी? अब सीना छलनी करने वाले तेवर कहां गए? अरीबा ने भी अपना पूरा पक्ष रखा। यह रहा पूरा मामला। पापा को, अम्मी को कुछ बोला तो बदला लेगी अरीबा। अरीबा के दिल में आएगा तो रिवॉल्वर निकालेगी और सीधे सीने पर तान देगी। दबंगई भी ऐसी कि पूरा सोशल मीडिया हिल जाएगा और लोग कहेंगे यूपी वाली रिवॉल्वर रानी। एहसान खान और उनकी बेटी सुरुश खान उर्फ अरीबा की दबंगई ऐसी है कि लोग पूछ रहे हैं हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ कि रिवॉल्वर सीधे सीने पर तान दी? अरीबा को क्यों रिवॉल्वर रानी कह रहे हैं? पूरा मामला क्या है? इस मामले में क्या नया मोड़ आ गया है? सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए इस वीडियो को। वीडियो में जो शख्स आपको सफेद कपड़ों में दिख रहा है उसका नाम है एहसान खान। उसके बगल में काले बुर्खे में एहसान की पत्नी है, उनका नाम है हुसैन बानो। उनके साथ सफेद कमीज सलवार में खड़ी है उनकी बेटी अरीबा। पूरा मामला हरदोई के बिलग्राम कोतवाली के पसली पेट्रोल पंप का। आरोप है कि शहबाद इलाके के रहने वाले ये तीनों लोग सीएनजी लेने गए थे। फ्यूल पंप पर मौजूद सीएनजी पंप कर्मी ने तीनों लोगों को कार से उतरने के लिए कहा। आरोप है कि अरीबा के परिवार ने इससे इनकार कर दिया तो सेल्समैन ने सीएनजी डालने से इनकार कर दिया। आरोप है कि इसी को लेकर अरीबा और उसके पिता की सीएनजी पंप कर्मी से बहस हो गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एहसान खान उतरे और सेल्समैन के ऊपर बरसने लगे। आरोप है कि धक्का मुक्की करने लगे। इससे पहले एहसान मुक्का मारे, बेटी अरीबा ने पूरे जोर से धक्का दे दिया तो सेल्समैन भी फुल ताव में एहसान को धक्का मारता है और तभी आता है वो मोड़ जब अरीबा तेजी से कार की तरफ पलटते हुए भागती है। अरीबा कार से रिवॉल्वर निकाल लाती है और सीधे सेल्समैन के सिरे पर सटा देती है। सर, एक ब्रेजा गाड़ी आई सीएनजी डलवाने के लिए। इस गाड़ी का नंबर था यूपी 30 BV 5201। उसमें सर 3 लोग सवार थे। हमें जानकारी नहीं थी जे उसमें कौन क्या है। हमने कहा उनसे, अंकल जी नीचे उतर आओ और अपना परिवार नीचे उतार लो, सीएनजी में तभी पड़ेगी। बोल रहे हैं हम तो हर जगह ऐसे डलाते हैं सीएनजी। इसी बात के लिए विवाद हुआ। बहुत देर हाथापाई हुई, हमारा गलेबान पकड़ा और हमारे मारने के लिए हमको 2-3 बार दौड़े। इसी बीच उनकी लड़की अपनी गाड़ी से, ब्रेजा गाड़ी से पिस्टन उतार लाई और हमारे सीने पर लगा दी। बोलिए जान से मार देंगे, तुम हमें जानते नहीं हो, हम कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। उसके बाद जब जाने लगे तब लड़की बोल रही है, क्या नाम बोल रही है कि अगर हम लड़का होते तो 2-4 को शूट कर देते हैं। इसके बाद बोल रही है कि हम पुलिस को क्या डरते हैं, बुला लो पुलिस को। इतनी गोली मारूंगी कि घर वाले पहचान नहीं पाएंगे। ये डायलॉग एक युवती ने सेल्समैन के सीने पर बंदूक तानकर हरदोई के बिलग्राम की इसी सीएनजी स्टेशन पर बोला था। वीडियो वायरल हुआ, मामले में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस जांच कर रही है। आरोप यह है कि सीएनजी सवार एहसान खान, जो कि हरदोई के शाहबाद के रहने वाले हैं, अपने परिवार के साथ यहां पहुंचे थे। यहां पर सीएनजी स्टेशन में जब कोई भी सीएनजी रिफिल कराता है तो उस वक्त गाड़ी से निकलना जरूरी होता है। तो सीएनजी स्टेशन के स्टाफ ने यही कहा कि आप गाड़ी से बाहर निकल आइए। एहसान खान से सेल्समैन का विवाद हुआ और उसी में विवाद इतना बढ़ गया कि धक्का मुक्की हुई और उसके बाद युवती गाड़ी से अपने पिता के नाम पर लाइसेंसी असला लेकर आई और रिवॉल्वर यहीं पर सेल्समैन के सीने पर तानकर कहा कि इतनी गोली मारेंगे कि घर वाले पहचान नहीं पाए। क्या रिवॉल्वर रानी ने अपने रसूख को दिखाने के लिए पंप कर्मी को धमकी दी? क्या रिवॉल्वर तानकर अरीबा वहां पंप कर्मियों पर धौंस जमाना चाह रही थी? अगर नहीं तो फिर मामूली कहासुनी में भला कौन रिवॉल्वर सीने पर तान देता है?
वो भी कोई लड़की इस कदर रिवॉल्वर दिखाए, सीने पर लगाए और धमकी दे तो फिर लगता है कि दाल में कुछ काला तो है ही। रिवॉल्वर सीने पर तान कर सेल्समैन को खुलेआम धमकी का ये वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से तैरने लग गया। रिवॉल्वर रानी अरीबा रातों रात सुर्खियां बन गई। टेलीविजन स्क्रीन से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसी यूपी की रिवॉल्वर रानी की खूब चर्चा हो गई। लेकिन अब अरीबा सामने आई और सीएनजी पंप कर्मचारी के आरोपों को गलत बताया और कहा कि सीएनजी भरते वक्त पूरा परिवार गाड़ी से बाहर था। एक पल के लिए मान लीजिए कि सीएनजी भरवाते वक्त पूरा परिवार कार में नहीं था, तो फिर कहासुनी किस बात को लेकर हो गई? क्यों अरीबा ने सेल्समैन के सीने पर रिवॉल्वर तानी? क्यों जान लेने की धमकी दी? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पुलिस की तहरीर में लिखा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि अरीबा ने सीने पर रिवॉल्वर तानी है। अब सवाल है कि क्या रिवॉल्वर रानी अपने बचाव में सीएनजी कर्मचारी के आरोपों को गलत बता रही हैं? क्या तभी रिवॉल्वर सीने पर तानने को अरीबा अपनी गलती बताकर बचने का प्रयास कर रही हैं? क्या रिवॉल्वर रानी अब योगी की पुलिस के एक्शन से इतना घबरा गई है कि कल तक खुलेआम रिवॉल्वर का रोब जमाने वाली आज सफाई दे रही है? हालांकि जो अरीबा कह रही है वही बात उसके पिता भी कह रहे हैं। अरीबा और उसके परिवार के आरोपों के बाद नवभारत की टीम फिर से उसी जगह पहुंची जहां ये घटना घटी। हमने उस सीएनजी पंप के मैनेजर से बात की। मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज का हवाला दिया और रिवॉल्वर रानी के आरोपों को गलत बताया। ये युवती के हवाले से कहा गया और युवती के पिता का भी यही कहना है कि अभद्रता की गई और वो गाड़ी से निकले हुए थे और जानबूझकर चीजों को, और वो भी कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है सर। उसमें सिर्फ और सिर्फ उनके पिताजी एहसान अली या एहसान खान जो भी नाम है, वो अभद्रता करते हुए गाड़ी से उतरे हैं और कंटिन्यू अभद्रता करते रहे हैं। अंकल जी को भी हम उसमें वीडियो में भी दिख रहा है कि आप अंकल जी जाइए, कोई बात नहीं है, हम इनकी तरफ से हम सॉरी बोल रहे हैं, जाइए आप, ठीक है। और अंकल जी क्या होता है, अंकल जी की बेटी गाड़ी से जाके रिवॉल्वर निकालती हैं और सीने में सटा देती हैं। हम अंकल जी को गाड़ी में बैठने के लिए कह रहे हैं और वो अंकल जी की बेटी आती है, सीने में सटा देती है। मामला 15 जून का है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने रिवॉल्वर लहराने से पंपकर्मी को धमकाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया। सीएनजी भरने को लेकर वाद विवाद में युवती द्वारा सीएनजी पंपकर्मी को रिवॉल्वर दिखा के धमकाया गया है। संबंधित लाइसेंसी रिवॉल्वर को कब्जा पुलिस लेकर सीज कर दिया गया है। वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। संबंधित आरोपी गणों से पूछताछ की गई है। प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बताया जा रहा है कि अरीबा फिलहाल कानपुर में अपनी बहन के पास है। अब इस रिवॉल्वर रानी के रसूख के बारे में जान लीजिए। रिवॉल्वर रानी का परिवार मूल रूप से हरदोई जिले के शाहाबाद का रहने वाला है। अरीबा के पिता एहसान खान का नाता समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है। एहसान खान समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव रह चुके हैं। एहसान खान मार्बल टाइल्स व्यवसायी है। हालांकि अब एहसान खान का कहना है कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रिवॉल्वर रानी का वीडियो वायरल होते ही अखिलेश यादव ने इस पर भी सियासत शुरू कर दी। अखिलेश इस पूरे मामले को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। आपका बीजेपी के प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बीजेपी के घटिया प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
बीजेपी के पास इतना संसाधन है, किसी को बदनाम करने के लिए आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस फोटो से, जिस वीडियो से, जिस किसी और न्यूज़ से या फर्जी न्यूज़ बना करके कितना बदनाम कर सकते हैं, कितना पर्सनल उसको डैमेज कर सकते हैं, उसकी तैयारी करते हैं लोग। सीएनजी पंप कर्मियों के अपने आरोप हैं, रिवॉल्वर रानी और उसके परिवार के अपने दावे हैं। सीसीटीवी वीडियो में सब कुछ सामने है। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये तो जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस तरह खुलेआम युवती के रिवॉल्वर लहराने से लोग दहशत में जरूर हैं। हरदोई से मनीष प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच मुलाकात होने के कयास लगाए जा रहे थे। कोई शेड्यूल तो नहीं था। G7 में जो मुलाकातें होनी थी उस आइटिनरी में नाम तो नहीं, लेकिन कहा जा रहा था कि दोनों नेता जो एक दूसरे के दोस्त भी कहे जाते हैं, उनकी मुलाकात G7 में साइडलाइंस में हो सकती है। और अगर मुलाकात होती तो शायद ये सवाल भी होता कि किस बिना पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप दावा करते रहे। ट्रेड डील को लेकर भी बातें कही गईं, कुछ बातें उस पर भी होती। लेकिन कनाडा में ऐसा संयोग हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आए और ट्रंप निकल गए। एक दिन पहले ट्रंप के निकलने के पीछे ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब प्लान भी डिस्कस हो रहा है, जिस पर दोनों तरफ से चीजें तनी हुई हैं, अड़ी हुई। कनाडा के कानानास्किस में G7 की अहम समिट थी। G7 के 7 सदस्य देशों के अलावा दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के प्रतिनिधि के तौर पर पीएम मोदी भी कनाडा में हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी ट्रंप की मुलाकात होने की संभावनाएं बनी हुई थी। अटकलें तो यहां तक थी कि इस मुलाकात में चर्चा भारत पाकिस्तान के बीच उस कथित सीज़फायर करवाने के दावे पर भी होती जो ट्रंप कई मंचों से लगातार करते रहे हैं। लेकिन मोदी ट्रंप की मुलाकात होती इससे पहले ही अचानक ट्रंप ने अपने वॉशिंगटन डीसी लौटने का ऐलान कर दिया, ये कहते हुए कि मुझे जितनी जल्दी हो सके वापस लौटना होगा। जाहिर है मामला संगीन है। वैसे भी अगर देखें तो बैठक के दौरान भी ट्रंप थोड़े खिंचे से दिख रहे थे। इसके पीछे एक बड़ी वजह इजराइल ईरान के बीच जारी युद्ध को माना जा रहा है। तो क्या ईरान इजराइल जंग में अमेरिका कूदने वाला है? क्या ट्रंप ईरान को सबक सिखाने का प्रण ले चुके हैं? क्या अमेरिका पूरा फोकस तेहरान प्लान पर कर रहा है, या ट्रंप G7 में घिरने वाले थे इसलिए वापस लौट गए? ट्रंप का G7 में शिरकत करने आना और फिर अचानक वापस जाना वर्ल्ड मीडिया में सुर्खियां बनना था सो बना। सवाल इसलिए ज्यादा उठे क्योंकि ट्रंप ने G7 के शिखर बैठक में शामिल होने से पहले चर्चा रूस की भी की थी। ट्रंप ने बाकायदा ये तक कहा कि G7 कभी G8 हुआ करता था और रूस को इससे बाहर करना एक बड़ी गलती थी। G7 used to be the G8. Barack Obama and a person named Trudeau didn't want to have Russia in, and I would say that was a mistake because I think you wouldn't have a war right now if you had Russia in, and you wouldn't have a war right now if Trump were president 4 years ago. तो क्या ट्रंप एक नए प्लान पर काम कर रहे हैं जिसमें तलाश यूरोपीय देशों के अलावा उनकी है जिनको अमेरिका के दुश्मन के तौर पर अब तक स्टैब्लिश किया जाता रहा है? ट्रंप क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इसे समझना बड़ा मुश्किल है। कल तक जो ट्रंप ये दावा करते थे कि वो ईरान इजराइल के बीच सीज फायर करवाएंगे, अब अलग तेवर में दिख रहे हैं। इससे पहले ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दावा कर चुके हैं। हालांकि भारत का साफ कहना रहा है कि
कि पाकिस्तान की गुहार पर सीज फायर हुआ, अमेरिका की दखल पर नहीं। फिर भी ट्रंप ये दावा लगातार करते रहे हैं कि सीज फायर करके उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवा दिया। अब जब कनाडा में पीएम मोदी की ट्रंप से मुलाकात होती तो क्या ट्रंप अपनी पिछली लाइन को करेक्ट करते? ट्रंप और मोदी की मुलाकात होती तो यकीनन बात ट्रेड की भी होती, टैरिफ की भी और टेरर की भी। लेकिन पीएम मोदी के एजेंडे में जो सबसे ऊपर था और है, वो है टेरर। मोदी एक बार नहीं कई बार कई मंचों पर यह बात कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान के मामले में किसी की भी नहीं सुनने वाले। ट्रंप की भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता वाली अधीर पेशकश पर भी मोदी कह चुके हैं कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ टेरर और पीओके पर, उसके अवैध कब्जे को लेकर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। फिलहाल तो गर्माहट मिडिल ईस्ट में बढ़ी हुई है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले तेहरान और आसपास के इलाके में हो रहे हैं। ट्रंप का अचानक G7 समिट को छोड़कर वापस वॉशिंगटन जाना ये संकेत दे रहा है कि अमेरिका अब शांत बैठने वाला नहीं है। ट्रंप के समिट बीच में छोड़कर वापस लौटने को लेकर जब सवाल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि शायद ट्रंप सीज फायर करवाना चाहते हैं। समिट के पहले दिन G7 देशों ने इजराइल का समर्थन किया था। मंगलवार सुबह साझा बयान में कहा गया कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। हालांकि मैक्रों के ट्रंप को लेकर दिए गए सीज फायर वाले बयान पर ट्रंप ने ट्रुथ पर फौरन एक पोस्ट डालते हुए साफ कर दिया कि मैं सीज फायर के लिए वॉशिंगटन नहीं लौट रहा हूं। बात उससे कहीं बड़ी है। अपनी तल्ख टिप्पणी में ट्रंप ने तो यहां तक लिख दिया कि मैक्रों प्रचार के भूखे हैं, इसलिए वो सीज फायर जैसी बात कर रहे हैं। हालांकि G7 में शिरकत करने पहुंचे पीएम मोदी भारत पाकिस्तान के संघर्ष और पाकिस्तान की आतंकवाद पॉलिसी का पूरा कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने रखेंगे, ये तय है। जाहिर है तब बात ये भी आएगी कि जिस पाकिस्तान पर ट्रंप हाल फिलहाल मेहरबान हुए हैं, उसने किस तरह भारत के खिलाफ मौका मिलने पर प्रॉक्सी वॉर छेड़ा है और भारत ने कैसे हर बार उसकी बाह मरोड़ी है। फिलहाल तो आइज ऑन तेहरान है, क्योंकि इजराइल के गुस्से की आग में ईरान का जलना तय है। क्या ट्रंप ईरान को आखिरी मौका दे चुके हैं और इसकी मियाद पूरी हो चुकी है? अब आगे क्या होगा? क्या ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट को तबाह करने तक युद्ध चलेगा या कुछ और? इस बीच ट्रंप ने भी लोगों से तेहरान खाली करने की अपील कर धड़कनें बढ़ा दी हैं। इधर ईरान में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि फौरन तेहरान छोड़ दें। सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि तेहरान छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। G7 की बैठक से अचानक लौटना, ईरान इजराइल वॉर का हाई डिग्री वोल्टेज में तब्दील होना, ट्रंप का लोगों से फौरन तेहरान छोड़ने की अपील करना, G7 देशों का एक सुर में इजराइल के पक्ष में और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ खड़े होना, ये वो डॉट्स हैं जिन्हें मिलाकर एक संदेश डिकोड किया जा सकता है। ट्रंप अब पीछे हटने वाले नहीं। तो क्या इसके बाद नंबर पाकिस्तान का भी आएगा? क्योंकि एक बड़ा न्यूक्लियर थ्रेट पाकिस्तान की तरफ से भी है, खासकर इस्लामिक कट्टरपंथ के पैमाने पर। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। नेताओं के लिए कभी जय जय होती है और कभी काले झंडे उनको दिखाई देते हैं, क्योंकि वो पब्लिक के बीच रहते हैं। पर फील्ड मार्शल किसी भी देश में
उनका पूरा मान सम्मान होता है, लेकिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की अमेरिका में इतनी छीछा लेदर हुई कि पाकिस्तान की जनता कह रही है कि इससे अच्छा तो जाना ही नहीं था, गए क्यों? क्योंकि पहले तो निमंत्रण ही अफवाह साबित हो गया और फिर जहां भी मुनीर गए वहां गालियां ही पड़ी, मुंह छिपाकर भागना पड़ा, काले शीशे वाली गाड़ियों में निकलना पड़ा। लोग कह रहे हैं भाई साहब गए ही क्यों थे? सबने मना किया था, मरियम, शहबाज, सबने कहा था मत जाओ, तो फिर अपनी भद खुद पिटवाने की क्या पड़ी थी? जो है झूठों का सरदार, जो है मक्कारी का बादशाह, जो कभी फरेब से ना आए बाज, वो है सिर्फ और सिर्फ आतंकी मुल्क पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। वो मुनीर जो मैदान जंग में 4 दिन भी नहीं टिक पाता, हिंदुस्तान के हमले से खौफ खाकर बंकर में छिप जाता, भारत के आगे जिसकी आर्मी दुम दबाकर भाग खड़ी होती, मुनीर अपनी जग हसाई तो कराता ही है, अपने मुल्क पाकिस्तान की भी आए दिन फजीहत कराता रहता है। अब आसिम मुनीर के नए फर्जीवाड़े से पूरी दुनिया उस पर हंस रही है, क्योंकि मुनीर बिन बुलाया मेहमान की तरह अमेरिका जो पहुंच गया। सुना आपने कि कैसे हमेशा की तरह फिर पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। आखिर इसकी किरकिरी हो भी क्यों ना, क्योंकि इसने झूठ की स्क्रिप्ट में सुपर पावर अमेरिका का जिक्र जो कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने यह झूठ परोसा कि अमेरिकी सेना की परेड में डरपोक पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बुलावा भेजा गया। अब इसे सुनकर किसी की भी हंसी छूट जाए। अब अमेरिका ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। मुनीर को ट्रंप ने इनवाइट नहीं बल्कि टाइट करके गेट आउट बोल दिया था। जश्न था अमेरिका में सेना की स्थापना की 250वीं वर्षगांठ का। इस मौके पर वॉशिंगटन डीसी में भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप सहित कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं, लेकिन झूठे पाकिस्तान ने अफवाह फैला दी कि फर्जी फील्ड मार्शल मुनीर को बतौर गेस्ट इस सैन्य परेड में शामिल होने का न्योता दिया गया। लेकिन व्हाइट हाउस ने इस झूठ के दावे की हवा निकाल दी। उसने ये कहकर पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया कि मुनीर को अमेरिका बुला भी सकता है। पाकिस्तान ये गलतफहमी हरगिज न पाले। सोनम रघुवंशी आज अपने पति राजा रघुवंशी की आत्मा से एक तरीके से उसका एनकाउंटर हुआ। दरअसल पुलिस की टीम सोनम को लेकर ठीक उसी जगह पहुंची जहां राजा रघुवंशी की हत्या हुई। आरोप है कि इसी जगह से राजा रघुवंशी को धक्का दे दिया गया था। पहले उस पर वार किए गए, फिर उसको धक्का दे दिया गया। धक्का देने से पहले सोनम मारो इसे, मार डालो इसे, हिट करो, इसको हिट करो, ये तब तक चिल्लाती रही जब तक राजा गहरी खाई में नहीं गिर गया, नहीं धकेल दिया गया। बल्कि इसके पहले क्या सोनम ने तंत्र साधना की थी? राजा की मां ने कई गंभीर आरोप लगाए और एक नया कैरेक्टर भी सामने आया है जिससे राजा से ठीक पहले सोनम के रिश्ते की बात हुई। क्या इस मिस्ट्री से उसका भी कोई संबंध है? ये रिपोर्ट। समय का पहिया घूम गया है, वक्त की सुई फिर वहीं आकर टिक गई है। खून से लिखी गई इस दास्तां का आगाज जहां से हुआ, ये वहीं आकर अपने अंजाम तक पहुंची है। सोनम राजा के पास वापस आ गई है। खासी की इन्हीं पहाड़ियों और खाइयों के बीच 23 मई को राजा रघुवंशी की चीख दफन कर दी गई। आज राजा की मौत के 26 दिन बाद उसके कातिलों के सामने उसकी गवाही सुनी गई। राजा के हत्यारों ने उसकी हत्या तो कर दी, लेकिन वो सबूत वही रह गए जिसने राजा को इंसाफ की चौखट तक पहुंचाया। राजा मर्डर केस में मेघालय पुलिस ने आज क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। सोनम को हर उस जगह ले जाया गया जहां 23 मई को वो राजा को लेकर गई थी। जिन रास्तों पर राजा की मौत बनकर वो आगे आगे चल रही थी, जिस पार्किंग में सोनम ने राजा के कातिलों को हमला करने का इशारा किया और जिस सेल्फी पॉइंट से चारों ने मिलकर राजा को नीचे खाई में फेंक दिया,
मेघालय पुलिस जो है सोनम को और बाकी चारों आरोपियों को यहाँ पे लाया गया है अभी, और हत्या का जो अभी भी जो मोटिव क्या है, मोटिव पता नहीं चला। उसी के साथ साथ हम लोगों की डीजीपी से बात हुई थी। डीजीपी ने ये खास हम लोगों को खुल के बताया है कि जितने बुरी तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जो शादी है सोनम की शादी से पहले 11 दिन पहले से इस मर्डर को प्लान किया गया है। जिस तरीके से इन लोगों ने पूरा प्लान किया है, सिर्फ जो लव ट्रायंगल है ये ध्यान में नहीं आ रहा है, कुछ और भी हो सकता है। राजा के पास सोनम के लिए कई सारे सवाल हैं, कई ऐसी बातें हैं जो राजा शायद सोनम से पूछना चाहता था, जो वो कभी पूछ नहीं पाया। राजा सोनम से पूछना चाहता था कि आखिरकार उसके लिए सोनम के मन में इतनी नफरत क्यों और कैसे पैदा हो गई। शादी से पहले कभी सोनम ने उसे राज के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। अगर सोनम राज से प्यार करती थी तो उसने राजा से शादी क्यों की। उसने राजा की जान क्यों ले ली और शादी में दिए गए वचनों को उसने एक झटके में क्यों तोड़ दिया। राजा का परिवार सोनम को बहू के रूप में पाकर बेहद खुश था। राजा की मां, जो आज सोनम का चेहरा तक नहीं देखना चाहती, वो अपनी बहू के स्वागत में डांस कर रही थी। जो भाई अपने छोटे भाई की बारात को धूमधाम से सोनम के घर तक लेकर आए थे, आज उनके मन में जो सवाल हैं उसका जवाब किसी के पास नहीं। तभी तो आज वो सोनम के एनकाउंटर तक की मांग कर रहे हैं। जांच अच्छी तरह से चल रही है, बाकी हम चाह रहे हैं इसमें जांच बारी से चल रही है, इसको आज जांच करेंगे, फिर कल उनको जेल भेजेंगे, फिर अपने उनको धीरे से पैरोल पे छोड़ेंगे। तो हम चाह रहे हैं इतना सब कुछ करने के बढ़िया तो उनको एक इनकाउंटर करो, ख़त्म करो चीज़ें। लेकिन मेघालय पुलिस की तफ्तीश में लगातार नए नए सबूत सामने आ रहे हैं। पुलिस जितनी बार जिस एंगल पर जांच को आगे बढ़ाती है, एक नया ही एंगल सामने आ जाता है। लेकिन सवाल वही बने रहते हैं कि आखिर राजा के मर्डर का मोटिव है क्या। सोनम ने राजा को शादी के तुरंत बाद क्यों मार दिया। अब राजा का परिवार ये दावा कर रहा है कि सोनम जादू टोना करती है। वो शादी के बाद अपने साथ एक गुड़िया भी लेकर आई थी, जिसे घर में टांग दिया था। जब तक वो गुड़िया उस घर में रही, घर में छन छन की आवाजें आती रही। तो सोनम ने उसको बोला कि घर में टांग लेंगे, बोले इससे क्या बुरी नजर लगती नहीं है। हाँ, क्या थी वो जादू उठाने वाले कोई चीज़ होगी, जैसे ये लगती नहीं है। हाँ, गुड़िया थी, उसके नीचे इतने पुड़िया बंधी थी। और राजा वो आया, वो बोले पापा ये बीच दरवाजे में टांग दो। मेरे बेटे को ही खा गई। तो वो पुतला हमने जब से निकाला, जब से हमारे यहाँ मतलब पहले कोई ऐसे घुंघरू की आवाज़ आ रही थी, तो वो आवाज़ बंद हो गई। सोनम, मंगल दोष, कुंडली, नरबली और तंत्र मंत्र, ये केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस तरह के कई दावे किए जा रहे हैं। सोनम की कुंडली में मंगल दोष था, ये बात कई ज्योतिषाचार्यों ने बताई है। अब एक ऐसे शख्स का बयान सामने आया है जिसने सोनम के साथ अपने बेटे का रिश्ता जोड़ने को सोचा था, पर पंडित ने कहा कि कुंडली में इतना खतरनाक दोष था कि अगर उनके बेटे की शादी सोनम से होती तो उनके बेटे की मौत हो जाती। क्या उस समय क्या कुंडली मिलवाई थी क्या आपने? नहीं, हमारी कुंडली मिली हुई थी, उसमें 25 से 26 गुई मिले थे जी। हमने वेबसाइट के माध्यम से उसकी कुंडली निकलवाई थी। इसको मुंडली मंगल जो, तो मंगल वो नीच का मंगल था, बहुत भारी मंगल था इसको। अच्छा। जो मंगल था वो राहु भी खराब था इसका, जो राहु है ना, जो राहु का घर वो भी खराब था इसका। जो राहु रहते हैं, जो मंगल और राहु दोनों क्या है कि उल्टे पुल्टे काम कराते हैं। अच्छा। हाँ, उल्टे पुल्टे जिससे भी अगर वो होता, वो जिससे भी संबंध करती है, उसमें से एक जोड़ा कोई भी खंडित होता है। उस चमक के कारण अपन ने छोड़ दिया था इस चीज। एक वो वक्त था जब वेइसेडोंग के इसी झरने और इसी खूबसूरत वादी में सोनम अपने पति के साथ हनीमून मनाने आई थी। और एक ये वक्त है कि सोनम वापस नहीं लौटी है। अंतर यह है कि तब सोनम नई दुल्हन बनकर आई थी और आज सोनम अपने ही पति के कातिल बनकर आई है। क्राइम रिक्रिएशन है, क्यों होता है क्राइम रिक्रिएशन? इसलिए होता है कि जो सोनम, जैसे हम आरोपी की बात करें, सोनम और भी जो 4 आरोपी है, जो बात बोला है वही बात सही दोहरा रहा है कि नहीं, ये चीज़ देखने के लिए जिस जगह से मर्डर वेपन मिला है
उस जगह पे वो मर्डर वेपन कहाँ से मिला, कैसे मिला, जितने भी क्लू है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आपको ये बता दें कि ये आप खाई देख पा रहे हो, जैसे कि पुलिस प्रशासन ने हमें और आगे जाने तक नहीं दिया। मैं अपने विजय को बोलूँगी अगर थोड़ा और आगे आ पाए तो ये देखिए कितना डीप ये खाई है, इसके आगे जाना खतरे से खाली नहीं है।